यह एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला खत्म हुआ था। हेंग सबको बताता है कि मो उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन ये सुनकर बॉस और टेन काफी दुखी हो जाते हैं। मो भी परेशान हो जाता है और सबसे कहता है कि हेंग बस मजाक कर रहा है। वह बताता है कि उसने हेंग के साथ एक प्रैंक किया था, इसलिए हेंग भी प्रैंक कर रहा है, लेकिन हेंग सबको जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है। न्यू ईयर भी हेंग से कहता है, मुझे सब पता है आप मो को पसंद करते हो, लेकिन मो तुम्हें नहीं, इसलिए तुम उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो। इस तरह किसी ने भी बेचारे मो पर भरोसा नहीं किया। शाम को मो और हेंग बारिश में भीगते हुए घर लौटते हैं। मो हेंग से कहता है, सबको बताने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते। हेंग जवाब देता है, मैंने देखा कि तुम मुझे लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता था कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ। फिर हेंग कहता है, तुम मेरी लाइफ में हो तो मुझे पूरी दुनिया को बताने में कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर मो खुश हो जाता है। फिर हेंग उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है, लेकिन तभी बारिश की वजह से मो को जोर से खांसी आ जाती है और मूड में गड़बड़ हो जाता है। अगली सुबह हेंग मो को जगाने आता है, लेकिन मो की तबीयत खराब होती है। हेंग उसके लिए सूप बनाने जाता है, लेकिन मो उसे रोकता है, तुम सूप क्या बनाओगे, तुम तो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालना ही भूल जाओगे। लेकिन आज हेंग खुद को शेफ हेंग समझ रहा था। वो किचन में जाता है, सूप बनाता है, लेकिन बार बार नमक डालना भूल जाता है। फिर गलती से सूप में ज्यादा नमक डाल देता है। जब वह सूप मो को परोसता है और अपने हाथों से खिलाता है तो मो को सूप अच्छा लगता है। मो पूछता है, कैसे बनाया? हेंग बताता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस फोन उठाया और ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मेरे बनाए सूप में नमक बहुत ज्यादा था। मो उसे शुक्रिया कहता है कि कम से कम उसने कोशिश तो की। फिर हेंग मो को गुड बाय किस देकर ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ बेचारे बॉस अब तक कल के सदमे से उबर नहीं पाए थे। वो इतने डिप्रेशन में थे कि ऑफिस में बॉस होने की बात भी भूल गए। अपनी बेटी से कहते हैं, मेरे बॉस को कॉल करके बता दो कि मैं छुट्टी पर हूँ। बेटी को अपने डैड की यह डिप्रेशन लुक समझ नहीं आती। वह कहती है, आपने कहा था कि आप हेंग को भूल चुके हैं, फिर मरे हुए डॉग की तरह क्यों पड़े हो? बॉस जवाब देते हैं, पहले मुझे लगा था कि हेंग लड़कों को पसंद नहीं करता, लेकिन वह मो को पसंद करता है, इसका मतलब है कि मेरे पास भी एक उम्मीद है। बेटी ये सुनकर कहती है, तो फिर लड़ो हेंग के लिए, मैं अपने डैड को लूजर बनते नहीं देखना चाहती, आप इतने भी बूढ़े नहीं हुए। मो यंग है तो क्या हुआ, आप डैडी हैं। बेटी की बातें सुनकर बॉस मोटिवेट हो जाते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं। आईने में खुद को देखते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि वह अभी भी जवान है। इसी दौरान टेन और हेंग उनके केबिन में आते हैं। टेन बताता है कि आज मो ने लीव ली है और उसके क्लाइंट को हेंग संभालेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस घर को वह क्लाइंट को दिखाने वाले हैं उसमें भूत प्रेत का चक्कर है। क्लाइंट ने शर्त रखी है कि अगर वे लोग उस घर में एक रात बिता देंगे तो वह घर खरीद लेंगे। ये सुनकर हेंग का दिल डर से बाहर आ जाता है। वह तुरंत टेन से कहता है, इसके लिए तो किसी साधु तांत्रिक को बुलाओ। लेकिन ट्विस्ट ये था कि क्लाइंट खुद एक तांत्रिक था और वह खुद भी डर रहा था। जहां हेंग इस भूतिया घर की बात सुनकर डर रहा था, वहीं बॉस को इसमें एक मौका दिख रहा था। वो खुद को कूल दिखाते हुए कहते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते, भूतों से निपटना हमारे बाएं हाथ का खेल है। और फिर वो हेंग के साथ एक रात उस घर में बिताने की प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन जब वे घर जाकर बैठते हैं तो बॉस अपनी बेटी के सामने मुंह छिपाकर बैठ जाते हैं। असल में भूतों से उनकी बुरी तरह फट रही थी, लेकिन हेंग के चक्कर में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। बेटी उन्हें समझाती है, आप बस इस बात पर फोकस करें कि हेंग को वापस कैसे लाना है, कैसे उसे मुंह से दूर करके अपने करीब लाना है। उधर हेंग घर आकर अपना सामान पैक करता है, लेकिन मो को इसमें बॉस की चाल नजर आ रही थी। हेंग उसे समझाता है, बॉस मूव ऑन कर चुके हैं, वह बस काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन मो अपनी जलन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मो हेंग का बैग देखता है और उसमें से परफ्यूम और पतले नाइट ड्रेस निकालकर बाहर रख देता है। फिर एक टी शर्ट को अपने पूरे शरीर पर घिसकर बैग में वापस रख देता है और हेंग से कहता है, बॉस को ये बताना मत भूलना कि यह मेरी खुशबू से भरी शर्ट है। इधर बॉस की बेटी भी अपने डैड के लिए सेक्सी ड्रेसेस पैक कर देती है और साथ में एक ईयरबड भी देती है ताकि वह अपने प्यारे पापा को इंस्ट्रक्शन देती रहे कि आगे क्या करना है। हेंग जा चुका था और मो घर में अकेला था, लेकिन तभी अचानक डोरबेल बजती है। मो दरवाजा खोलता है तो सामने टेन खड़ा था। टेन आते ही मो का बुखार चेक करता है और अपने साथ पोरज भी लाया था। वो जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है। मो जल्दी जल्दी घर की सफाई करने लगता है। टेन उसे रोकता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं साफ कर दूंगा। लेकिन मो खुद ही सारे कचरे को उठाकर बाहर फेंकने जाता है, पर टेबल से टकरा जाता है। टेन तुरंत उसे संभालता है। फिर यही चीज दोबारा होती है। दूसरी तरफ बेचारी चिचा इतनी ज्यादा दुखी थी कि वो बुरी तरह बियर पी रही थी, लेकिन उसका भाई उसे फ्री में बियर पिलाने को तैयार नहीं था। वह चिचा से कहता है, अगर हेंग तुम्हें इतना ही पसंद है तो उसे बता दो, देखना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह तुम्हारे पास ही आ जाएगा। लेकिन चिचा जवाब देती है,
मेरे जैसी लड़की हेंग डिजर्व नहीं करता। मैं किसी को भी अपना सकती हूँ। अब देखना, गेट से जो भी इंसान अंदर आएगा मैं उसे डेट पर पूछूंगी। और उसी टाइम गेट से न्यू ईयर अंदर आता है। अब चिचा अपनी ही बातों में फंस जाती है। न्यू ईयर मुस्कुराते हुए कहता है, बोलो कब डेट पर पूछोगी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चिचा नाराज हो जाती है। न्यू ईयर उसे कहता है, तुम दुखी हो क्योंकि हेंग ने मो के साथ अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट कर दी। अगर ऐसा है तो बात कर सकती हो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। लेकिन चिचा तो उसे पीटना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बॉस और हेंग भूतिया घर पहुंच चुके थे। घर को देखकर डर के मारे दोनों कांपने लगते हैं। लेकिन तभी बॉस की बेटी उधर से उन्हें कॉल करके कूल और ब्रेव बनने की इंस्ट्रक्शंस देती है। दोनों अंदर जाते हैं और तभी अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। ऊपर से सुनसान रात में एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है। बॉस की बेटी फिर से अपने डैड को इंस्ट्रक्शंस देती है। बॉस उसे फॉलो करते हुए दम लगाकर जोर से चिल्लाते हैं, कहाँ है भूतनी की औलाद, दम है तो सामने आ और मुझे पॉसीज कर दिखा। और फिर तुरंत वह सीधा कमरे में भाग जाते हैं। फट्टू हेंग भी उनके पीछे पीछे चल देता है। टेन भी मो की सेवा करने में लगा था। वह उसे पोरेज खिलाता है और याद दिलाता है कि मो भी ऐसे ही उसकी सेवा करता था और कैसे दोनों को प्यार हो गया। तो हम देखते हैं मो और टेन का पास्ट। चश्मिश मो और झपड़ू टेन एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और दोनों एक साथ ऑफिस जा रहे थे। तब एक चोर झपड़ू टेन के बैग लेकर भागता है और टेन मो को मदद के लिए कहता है। पर मो गिरे हुए झपड़ू टेन को उठाने के बजाय चोर का पीछा करने चला जाता है। बेचारे झपड़ू टेन के पैरों में ज्यादा चोटें आ जाती हैं, अंदर की हड्डी तक टूट गई, प्लास्टर लगाना पड़ा। चश्मिश मो उससे माफी मांगता है और उसके प्लास्टर में बेहतरीन विशेष लिखता है। लेकिन पेन तो आधे में खत्म हो गया और गेट वेल सून इन नो टाइम के बजाय गेट वेल सून नॉट लिखा गया। बेचारा झपड़ू टेन प्यार की हवाओं में खोया था, एक झटके में जमीन पर गिर गया। चश्मिश मो इस अभद्र शब्द को मिटाने की कोशिश करता है और प्लास्टर लगे झपड़ू टेन के पैरों को घिस घिस कर ठीक कर देता है और इसके बाद मो उसका ख्याल रखता है और दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन मो के लिए वह सब सिर्फ एक पास्ट था, पर शायद टेन इसे प्रेजेंट बनाना चाहता था। दूसरी तरफ बॉस पूरे रूम में परफ्यूम छिड़क देते हैं और हेंग का इंतजार करते हैं। पर हेंग को देखते ही उनका मूड डल हो जाता है क्योंकि कहाँ उन्होंने सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी और कहाँ हेंग पूरा भालू बना हुआ था। फिर भी बॉस बिस्तर तैयार करते हैं ताकि आज वो हेंग के साथ सोए। लेकिन हेंग ये बात पहले ही समझ चुका था। वो तुरंत सोफे पर जाकर सो जाता है और बॉस से कहता है, मम्मी ने कहा था बॉस के साथ एक बिस्तर पर नहीं सोना। और उसकी बातें सुनकर बेचारे बॉस का प्लान फुस हो जाता है। वही आधी रात में मो को सपना आता है कि हेंग वापस आ गया है और बॉस को भी साथ लेकर आया है और कह रहा है कि तीनों साथ रहेंगे। मो से ये बर्दाश्त नहीं होता और चिल्लाते हुए वह नींद से जाग जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि टेन घर की सफाई कर रहा है। वह टेन से कहता है, आप गए नहीं, और टेन हेंग की बुराई करता है कि उसने पूरे घर को गंदा कर दिया है। वह सफाई में तुम्हारी मदद नहीं करता, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। जहां वो अपने सपने से घबरा हुआ था, वहीं हेंग और बॉस भूत से परेशान थे क्योंकि उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया था। अचानक से आधी रात में टीवी ऑन हो जाता है। बॉस हेंग से टीवी बंद करने के लिए कहते हैं। हेंग टीवी बंद करता है लेकिन वह फिर से ऑन हो जाती है और इस बार रिमोट भी काम नहीं करता। हेंग टीवी का केबल निकालने जाता है तो वायर भी निकल आया हुआ था। दोनों डर के मारे एक ब्लैंकेट में घुस जाते हैं और बॉस जोर से चिल्लाते हैं। टीवी बंद हो जाता है और हेंग अपने बॉस की तारीफ करता है, पर बॉस अब तारीफ के काबिल नहीं रहे थे। शायद भूतों ने उनकी बातों को सीरियसली ले लिया था। वे पॉसीज हो चुके थे और बुरी तरह हेंग को डरा रहे थे। इसके बाद वो बार बार हेंग को कॉल लगाता है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। ऊपर से टेन भी जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। उसे बोलता है, हेंग तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा, यहाँ तुम उसकी फिक्र में परेशान हो और वहाँ वो न जाने अपने बॉस के साथ क्या कर रहा होगा। लेकिन वो उसकी बातों से नाराज हो जाता है। टेन फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम उसे डेट कर रहे हो इसलिए ऐसे गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हेंग हमसे अलग है। क्या वो तुम्हें अपने पेरेंट्स से वैसे ही मिलवा पाएगा जैसे मैंने मिलवाया था? मो जवाब देता है, अगर यही बात है तो मैं उसके साथ वैसे ही खुश हूँ। लेकिन मो के इस जवाब से टेन नाराज होकर चला जाता है। दूसरी ओर पॉसीज बॉस हेंग को अपनी कहानी बताते हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ। मुझे अपने एक कर्मचारी से प्यार हुआ था लेकिन वो मुझे छोड़कर घर की नौकरानी के साथ भाग गया। हेंग उनकी कहानी सुनकर पूछता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं अपने बॉस के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं? पॉसीज बॉस जवाब देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मुझे किस कर दो। मैं एक दिल टूटा हुआ इंसान हूँ। इसके बाद वादा करता हूँ कि मैं इस घर और इस बॉडी को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन हेंग के लिए ये जान देने से भी ज्यादा खतरनाक बात थी। हेंग घबराकर कहता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता। पिसिस बॉस कहते हैं, ठीक है,
अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। और वो हेंग को पकड़ लेते हैं। हेंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, अपना चेहरा छुपाता है, तभी टेन वहां पहुंच जाता है। दोनों को उस हाल में देखकर टेन गुस्से में कहता है, अब देखो मैं जानता था हेंग तुम ऐसे ही हो, वहाँ मो को तुम्हारी फिक्र हो रही है और तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। वहीं हेंग टेन से गुहार लगाता है, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन तभी पॉसीज बॉस की नज़र टेन पर पड़ती है। वो तुरंत हेंग को छोड़कर टेन को पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती किस कर देते हैं। टेन बेचारा शर्म से अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाता। उधर पिसिस बॉस बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब उन्हें होश आता है तो हेंग बताता है कि किसी भूत ने उन्हें पिसिस कर लिया था, लेकिन बॉस को तो कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह हेंग वापस आता है और मो के लिए खाना बनाता है। वो उसे जगाता है। मो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन पूछता है, कल तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, कहीं तुम बॉस के साथ। लेकिन हेंग उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे किस करके चुप करा देता है। फिर दोनों शर्मा जाते हैं। हेंग को घर काफी साफ सुथरा लग रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने सफाई की? लेकिन मो इसका जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वह भी हेंग को किस कर देता है और फिर दोनों शर्माने लगते हैं। रात में हेंग अपना बिस्तर लेकर मो के कमरे में आ जाता है। मो कहता है, आज भी डर लग रहा है तुम्हें कल वाले भूत से। हेंग बहाना बनाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मो कहता है, मुझे बिना बोलिस्टर के नींद नहीं आती और आज मैंने उसे धुलने के लिए रख दिया है, तो क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? हेंग बहुत खुश हो जाता है। वह तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन मो उसे चुपचाप लेटने के लिए कहता है। फिर हेंग दोनों के सोलो ट्रिप का प्लान बनाता है। मो कहता है, एक जगह है जहां हम जा सकते हैं, मेरे घर, मेरे पेरेंट्स से मिलने। लेकिन ये सुनते ही मो बहुत नर्वस हो जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है कि मो के पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।